हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसमें हम लोगों ने अम्ल और क्षार को समझ लिया कि क्या होता है। उसमें हम लोगों ने अम्ल के गुणों के बारे में पढ़ लिया है, क्षार के गुणों के बारे में पढ़ लिया। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर यानी सूचक। सूचक क्या होते हैं? अगर इसका एक हम सिंपल मतलब समझना चाहें तो जैसे आपकी गाड़ी में आपने कभी देखा होगा, आप लोग बाइक चलाते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, तो गाड़ी के अगले हिस्से या पिछले हिस्से में दो साइड में लाइटें लगी होती हैं जिनको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है? इंडिकेटर का काम क्या होता है? सूचना देना, सूचित करना। यानी अगर आप आगे बाइक चला रहे हैं तो पीछे से अगर बाइक आ रही, तो मान लीजिए अगर आपने लेफ्ट वाला इंडिकेटर जलाया है मतलब आपको लेफ्ट टर्न होना है। यदि आपने गाड़ी का राइट इंडिकेटर चलाया है तो आपको राइट टर्न होना। तो सूचक कुल मिला के क्या करते हैं, हमें एक प्रकार से जो एक तरीके से हमको सूचना देते हैं। इंडिकेटर क्या कर रहे हैं? हमको एक प्रकार से सूचना देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो हम लोग इंडिकेटर या सूचक पढ़ने वाले हैं, ये भी क्या देते हैं? हमें सूचना देते हैं। किसकी सूचना देंगे? तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इस चीज़ का पता हम किससे लगा सकते हैं? सर, इस चीज़ का पता हम लोग सूचक से लगा सकते हैं। कैसे? तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमने लिटमस पेपर का यूज़ किया था। लिटमस पेपर जैसे नीला लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस पेपर को जब हम क्या करते हैं, पानी में अम्ल में डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रहा है कि सर ये जो आपने सोल्यूशन लिया है वो कौन सा सोल्यूशन है? वो अम्ल है। या फिर मान लीजिए आपने कोई क्षारीय सोल्यूशन लिया है तो उसमें आपने लाल लिटमस पेपर डाला और जब आपने उसको भिगो कर बाहर निकाला तो उसका रंग कैसा हो गया? नीला हो गया। इसका मतलब वो लिटमस पेपर क्या कर रहा है? हमको सर सूचना दे रहा है किस चीज़ की? अम्ल और क्षार को पहचानने में। तो कुल मिला के सूचक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सूचक का उपयोग बेटा अम्ल और क्षार की पहचान करने में किया जाता है। लेकिन सर सूचक की परिभाषा क्या होगी? सूचक को लिखेंगे क्या? तो सूचक बेटा क्या होते हैं? यानी सूचक वे रंजक, ध्यान से मेरी बात सुनना, वे रंजक जिनका अम्लीय माध्यम में अलग रंग तथा क्षारीय माध्यम में अलग रंग होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। या इसको और ब्रॉड सेंस में आप समझने की कोशिश करिए तो क्या कह सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक। तो कुल मिला के सूचक के बारे में एक बात पता चल गई कि सर सूचक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखना बेटा, अम्ल या क्षार, अम्ल या क्षार की पहचान करने में, अम्ल तथा क्षार की पहचान करने में किसका उपयोग किया जा रहा है? सूचक का उपयोग किया जा रहा है। पहली बात। अब सूचक क्या होते हैं? तो सूचक बेटा हमारे क्या होते हैं? रंजक होते हैं। रंजक का मतलब डाई। रंजक का मतलब क्या होता है? डाई। तो जो अम्लीय माध्यम में एक रंग देते हैं और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सूचक कहते हैं। ये सिंपल सी बात थी कि सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सूचक, लिटमस पेपर हमारा क्या है? सूचक है, जिससे हम लोग क्या पता कर पाते थे। हालांकि बहुत सारे हैं, अभी हम आगे सारे के सारे पढ़ेंगे। कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, तो इनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि सूचक सर होते कितने प्रकार के हैं, ये बात भी आपको समझनी होगी। अगर हम इनकी मेन, हालांकि बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन अगर हम इनको दो क्लासों में बांटने की कोशिश करें तो सबसे पहले कुछ सूचक हमारे ऐसे होते हैं बेटा जो प्राकृतिक सूचक होते हैं। कौन से सूचक होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। दूसरी बात अगर हम इसमें देखना चाहें, प्राकृतिक सूचक होते हैं और बेटा कृत्रिम सूचक होते हैं। कौन से सूचक होते हैं? कृत्रिम सूचक होते हैं। और तीसरे हमारे बेटा क्या होते हैं? गंधक सूचक होते हैं। क्या होते हैं? गंधक सूचक। तो ये हमारे तीन प्रकार के हम लोगों ने सूचक देखा है। एक जो सार्वत्रिक सूचक होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, तो वो बहुत सारे सूचकों को मिलाने से बनता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो सूचक को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। किसी किसी बुक में सिर्फ दो ही कैटेगरी में बांटा गया, किसी बुक में तीन कैटेगरी में भी बांटा गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे? सूचक होंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। तो याद रखना, प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। क्या कहा मैंने? प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमें बेटा कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, तो बेटा ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें
प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तो ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यानी वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब प्राकृतिक सूचक में अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो आपका बेटा क्या आता है? लिटमस पेपर आता है। क्या आता है? लिटमस पेपर। अब यहाँ पर समझिए लिटमस पेपर कैसे काम करता है। आपका लिटमस पेपर है। दूसरी बात है आपकी बेटा जो हम लोग घर पे यूज करते हैं हल्दी, तो हल्दी भी क्या होती है? ये भी आपका एक क्या है? प्राकृतिक बेटा क्या है? सूचक है। यहाँ पर और अगर आप लिखना चाहोगे तो आपके पास बहुत सारे हैं। लाल पत्ता गोभी भी आ जाता है बेटा यहाँ पर, है ना। कौन सा आता है? लाल पत्ता गोभी, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो तीसरा क्या है? लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। चौथा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फूल आप लोगों ने देखे हैं, और फूल में आप लोग पेटल्स जानते हैं जिनको हम लोग पंखुड़ियां बोलते हैं, यानी जो फ्लावर का कलर वाला पार्ट होता है। जैसे गुलाब में देखो, गुलाब पंखुड़ियां निकली होती हैं, इनको पेटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेटल्स। तो इन पेटल्स का बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स का भी उपयोग किसमें किया जाता है? इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। इंडिकेटर का मतलब अम्ल और क्षार की पहचानने में उपयोग किया जाता है। किसका? कुछ ऐसे हमारी पंखुड़ियां। तो आप लोग ज्यादा लिख के क्या करेंगे? 3 याद रखिए, बहुत हैं। एक आपका लिटमस पेपर है, दूसरा आपका हल्दी है, और तीसरा आपका बेटा क्या है? लाल पत्ता गोभी है। अगर हम यहाँ पर लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर का बेटा जो नेचुरल रंग होता है, लिटमस पेपर का जो नेचुरल रंग होता है वो बेटा कैसा होता है? किसी को पता है नेचुरल रंग कैसा होता है लिटमस पेपर का? तो अगर बेटा इसका हम बात करें तो लिटमस पेपर का जो नेचुरल रंग होता है वो कैसा होता है बेटा? बैंगनी रंग का होता है। ये हम प्राकृतिक रंग की बात कर रहे हैं। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का इसका नेचुरल रंग होता है। लेकिन जब लिटमस पेपर को हम लोग बेटा क्या कहाँ डालते हैं? किसी अम्ल में डालते हैं, तो नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें अम्ल की पहचान को बताने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा? और जब इसी लाल लिटमस पेपर को हम लोग बेटा क्या करते हैं? क्षार में डालते हैं, तो तुरंत लिटमस पेपर कैसा होता है? नीला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लिटमस पेपर हमें क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? हमें सूचना दे रहा है कि जो आपने सोल्यूशन लिया है वो एसिड है कि बेस है। पहली बात आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हल्दी की, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग खाना खाते हैं और खाना खाते समय हो सकता है कि आपका अगर व्हाइट शर्ट हो तो व्हाइट शर्ट, आपके व्हाइट शर्ट पे क्या लगी हो? सब्जी लगी हो। क्या लगी हो? व्हाइट शर्ट पे क्या लगी हो बेटा? आपके सब्जी लगी हो। और सब्जी लगती है तो क्या होता है? उसको हम धोते हैं। किससे धोते हैं बेटा? साबुन से धोते हैं। लेकिन जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम उस पर साबुन लगाते हैं, वो जो पीले कलर का धब्बा हमारे शर्ट पे लगा था वो तुरंत ही कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि भैया साबुन का जो विलयन होता है, साबुन जब आप लगाते हैं या जो निरमा हम डिटर्जेंट ले रहे हैं, साबुन का जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। यानी हल्दी हमें ये बता रही है कि अगर, ध्यान से मेरी बात सुनना, हल्दी अम्लीय माध्यम में जैसी है वैसे ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जैसे ही हल्दी को हम क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो हल्दी क्या करेगी? अपना रंग बदल देगी। अभी जो हल्दी का रंग पीला था वो कैसा हो गया? लाल हरा हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपने सोल्यूशन लिया है, जो साबुन का सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है बेटा? बताओ जरा, साबुन का सोल्यूशन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो हल्दी क्या करेगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि हल्दी क्षारीय माध्यम में कैसी हो जाती है? लाल भूरी हो जाती है। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो जल्दी से बताइए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है बेटा। तो हल्दी क्या हो जाएगा? तो हल्दी उदासीन माध्यम अगर होगा कोई, जैसे पानी है, पानी में आप कपड़े को भिगोते हो तो पानी में उदासीन माध्यम में हल्दी क्या रहेगी? पीली की पीली ही रहेगी। लेकिन क्षारीय माध्यम में कैसे हो जाएगी? लाल भूरी हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद दूसरे हमारे क्या होते हैं? कृत्रिम सूचक होते हैं। क्या होते हैं?
कृत्रिम सूचक होते हैं। अब कृत्रिम का मतलब कृत्रिम शब्द कहीं पर भी लगा हो तो समझ जाना कि वो चीज मानव के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? मानव के द्वारा बनाई गई। तो वे सूचक जो हमें बेटा किससे मिले हैं? प्रयोगशाला में बनाने पर हमको प्राप्त हुए हैं, यानी हमें कहाँ मिले हैं? प्रयोगशाला से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे सूचक को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो वे सूचक जो बेटा हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? सर, जो हमें प्रयोगशाला से प्राप्त होते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित, यानी ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं या प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो कौन से सूचक होते हैं ये? तो वो हमारे बेटा क्या कहलाते हैं? कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? क्या कहलाते हैं? कृत्रिम सूचक। अब इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा मेथिल रेड का। किसका नाम सुना होगा? मेथिल रेड होता है। एक आपका होता है मेथिल ऑरेंज होता है। क्या होता है बेटा? मेथिल ऑरेंज होता है। आपने नाम सुना होगा फिनोल्फ्थलीन का, फिनोल्फ्थलीन का, फिनोल्फ्थलीन हो गया। तो ये हमारे बेटा क्या है? सब ये हमारे संश्लेषित सूचक हैं। और ये सब कहाँ बनाए गए हैं? सर, ये प्रयोगशाला में बनाए गए। तो प्रयोगशाला में तो भगवान तो काम करने आते नहीं है, साइंटिस्ट लोग काम करते हैं भाई। कौन काम करता है? साइंटिस्ट लोग ही काम करते हैं। तो उन्होंने जब देखा प्रकृति में ये सूचक मिल रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि भैया चलो हम लैब में बना के देखते हैं क्या बन पाएंगे, और उन्होंने कई सारे सूचक यहाँ पर बना के दे दिए। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा? कृत्रिम सूचक होते हैं। क्या होते हैं? कृत्रिम सूचक होते हैं। यहाँ तक बेटा बात समझ में आ गई? अब अगर हम इनके थोड़ा सा प्रकृति की बात कर लें कि कौन सा किसमें रंग देता है, तो सबसे पहले मेथिल ऑरेंज की बात करिए। तो देखिए मेथिल ऑरेंज जो होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इसको आप नोट करिए, फिर मैं एक चार्ट बनवाता हूं। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपका चार्ट बन गया है। सबसे पहले देखिए हम लोग दो ही सूचक हम लोग बहुत ज़्यादा जो पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे के बारे में अगर हम आप डिटेल हम आपको लिखाएंगे तो बहुत सारा आप हो सकता है उसको ना आप रख पाएँ। लेकिन दो को याद करना बहुत आसान है कि जैसे आपका सबसे पहले एक मेथिल ऑरेंज है, कैसा सूचक है? कृत्रिम सूचक है। और फिनोल्फ्थलीन है, वो भी कैसा है? कृत्रिम सूचक है। कल की डेट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किन्हीं दो कृत्रिम सूचक के नाम बताइए, तो आपका एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। याद रखना कि मेथिल ऑरेंज जब उदासीन विलयन में डाला जाता है तो ये उदासीन विलयन में इसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। लेकिन इसी मेथिल ऑरेंज को जब अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो कैसे रंग का हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। और जब इसी मेथिल ऑरेंज को बेटा क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। यानी मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में गुलाबी हो रहा है, जबकि क्षारीय विलयन में कैसा हो रहा है? पीला हो रहा है। इसी तरीके से हमारा जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो अब उदासीन विलयन में क्या होगा? रंगहीन होगा। अम्लीय विलयन में बेटा क्या होता है? रंगहीन होता है। और क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर देखिए जो हमारे सूचक हैं वो अम्लीय माध्यम में अलग रंग दे रहे हैं और क्षारीय माध्यम में क्या हो रहे हैं? अलग रंग देते हैं। तो वे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक निम्न प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, ये हमने आपको बता दिया। कृत्रिम सूचक, ये हमने आपको बता दिया। अब हमारे पास है बेटा गंधक सूचक। गंधक सूचक, गंधक का मतलब यानी बहुत सारे ऐसे सूचक भी हैं जिनसे क्या आती? गंध आती। अब इसमें हमारे पास तीन एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए, बहुत अच्छे दिए गए हैं। एक तो दिया गया है प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े होंगे। दूसरा है लौंग का तेल और तीसरा है वेनिला। तो तीन ये आपके क्या है? गंधक सूचक हैं। अब ये कैसे पता लगाओ सर? गंधक सूचक कैसे बताएंगे कि जो विलयन है वो अम्लीय है या विलयन है वो क्षारीय है? ये कैसे पता चलेगा? आप मान लीजिए कि आपने क्या किया, मैं जैसे सबसे पहले प्याज की बात करता हूँ। मैं किसकी बात करता हूँ? प्याज की बात करता हूँ। मान लीजिए आपने प्याज का रस निकाला और उस प्याज के रस में आपने एक रुमाल लिया और उस प्याज के रस में आपने उसको डुबो दिया। तो अब उस रुमाल से किसकी खुशबू आएगी? क्योंकि प्याज में क्या है? एक विशेष प्रकार की भैया खुशबू होती है। लौंग के तेल की अपनी एक प्रकार की खुशबू होती है और वेनिला में भी क्या होती है? अपनी एक विशेष प्रकार की खुशबू यानी गंध होती है। भाई गंध का मतलब क्या है? ये गंध दो तरीके की हो गई।
अगर वो गंध आपके लिए अच्छी है तो आप उसको खुशबू बोलेंगे, और वही गंध अगर आपके लिए खराब है तो आप क्या बोलेंगे? बदबू बोलेंगे, है ना भाई। तो आती तो गंध ही है। तो यहाँ पर प्याज से भी गंध आती है। देखो कहीं पे प्याज आप कट रहा हो या अगर आपके कपड़े में प्याज लग रहा हो तो गंध आती है उसके। तो इनकी अपनी एक विशेष प्रकार की गंध होती है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशंस ले लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर दो सॉल्यूशन ले लिए। एक सॉल्यूशन में हमने प्याज के ये एक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें हमने क्या लिया? NaOH लिया। और एक हमने और सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने बेटा सपोज करिए हमने क्या ले लिया है? HCl ले लिया है। या HCl ना ले लो, हाँ चलो HCl लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब क्या होने वाला है जरा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही हमने प्याज का जो रुमाल था, प्याज के रस में जो हमने रुमाल डुबोया था, अब उस रुमाल को हम किस में डालेंगे? HCl में डालेंगे। और जैसे ही हम HCl में इसको डालेंगे तो इसकी जो गंध थी वो गायब नहीं होगी, उसकी जो गंध है वो गायब नहीं होगी। यानी कपड़े से जो प्याज की गंध आ रही थी वो गंध बेटा क्या होगी? आती रहेगी। लेकिन अगर इसी रुमाल को, जो प्याज के रस में भिगोया हुआ रुमाल है, अगर हम उसको बेटा किस में डालेंगे? क्षार में डालेंगे, NaOH में डालेंगे। तो जब हम इसको क्षार में डालेंगे तो इसकी गंध बेटा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसकी गंध क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर गंध समाप्त हो जा रही प्याज का, दैट मीन्स वो सोल्यूशन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगर गंध आ रही है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप वेनिला के केस में पढ़िएगा। तो जब वेनिला के केस में सेम कहानी होती है। तो वेनिला में क्या होती है? एक विशेष प्रकार की बेटा क्या होती है? गंध होती है, यानी खुशबू होती है। बात को समझिएगा। लेकिन जब हम उसको अम्लीय माध्यम में डालते हैं, अम्लीय विलयन में डालते हैं, तो उसकी गंध समाप्त नहीं होती, यानी उसकी जो खुशबू आती है वो आती ही रहती है। और मान लीजिए जो हमारा क्षारीय, और जब हम इसको क्षारीय विलयन में डालते हैं तो उसकी गंध बेटा क्या हो जाएगी? गायब हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? गंधक सूचक होते हैं। तो गंधक सूचक से भी तो पता चल रहा है कि वो अम्ल है कि क्षार है। भाई सपोज करिए आप एक शादी में चले गए हैं कहीं पर, अब वेनिला की क्रीम, वेनिला की तो आइसक्रीम वगैरह भी आती है, देखो खाए होगे अगर कभी, तो ये वही वेनिला। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने बेटा किसको कंप्लीट किया है? सूचक को। अब सूचक के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक हम और सूचक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? सार्वत्रिक सूचक है, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है। तो वो इंडिकेटर क्या करेगा? इंडिकेटर वो क्या होता है? एक प्रकार की स्केल होती है। ठीक है। और उससे हमें पूरी की पूरी डिटेल मिल जाती है। ठीक है। इसको नोट करो, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्वत्रिक सूचक, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हर एक कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर आप उसके अंदर डालेंगे तो वहाँ पर ये, अगर उसका रंग, अभी आगे हम पीएच स्केल पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इस बातों को समझ लेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा अगर पीएच स्केल का जो परास होता है वो 0 से 14 होता है। कितना होता है? 0 से 14 के बीच में होता है। तो वे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। ठीक है। और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने पीएच मान लिख दिया है, आगे बताऊंगा अभी पीएच मान क्या होता है। पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? जब विभिन्न सूचकों को मिला करके किसका निर्माण किया गया बेटा? सार्वत्रिक सूचक का निर्माण किया गया है। तो मतलब देखो सार्वत्रिक सूचक के अंदर ही कितने सारे रंग आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर किसी का पीएच मान 4 होगा तो जब जो यूनिवर्सल सूचक होगा उसमें बेटा कैसा रंग आएगा? लाल रंग आएगा। अगर किसी का पीएच मान कितना हुआ? 5 हुआ तो उसमें कितना रंग आएगा? नारंगी। 6 हुआ तो नींबू जैसा पीला, 7 होगा तो हरा पीला आएगा, 8 होगा तो हरा आएगा, 9 होगा तो नीला हरा आएगा, 10 होगा तो नीला आएगा, 11 होगा तो हल्का गुलाबी आएगा, 12 होगा तो गुलाबी रंग आएगा। अगर 13 पीएच हुआ तो रंग कैसा आएगा? बैंगनी। और 14 हुआ तो कैसा आएगा? गहरा बैंगनी। इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए। अगर किसी का वैल्यू पीएच, यानी अगर किसी का पीएच मान बेटा क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनना कि पीएच मान कितना है बेटा? 7 है। अभी मैं आगे इसके बारे में पढ़ूंगा, फिलहाल यहाँ पे बताना जरूरी है। अगर किसी का पीएच मान 7 है, इसका मतलब वो विलयन कैसा बेटा है? उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। यानी उसमें आप कोई भी इंडिकेटर डालोगे तो उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं।
चाहे आप लिटमस पेपर डालो, चाहे मिथाइल ऑरेंज डालो, क्योंकि वो क्या है, उदासीन है। ठीक है। लेकिन अगर किसी का बेटा पीएच मान क्या हो, 7 से ज्यादा हो, तो इस तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब ये 7 से ज्यादा है। और अगर किसी का पीएच मान बेटा 7 से ज्यादा होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। वेरी गुड, कैसा होगा, क्षारीय होगा। और अगर पीएच मान बेटा कितना हुआ, 7 से कम हुआ, 7 से क्या हुआ, कम हो गया, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो स्रावित्रिक सूचक का नाम क्या है, कोलथॉफ। तो कोलथॉफ कैसे बनाया गया, तो उसमें एक सूचक मिलाया गया, कोलथॉफ मेथिल ऑरेंज है, फिनाप्थिलीन है, थाइमोलेथिन है, अब ब्रोमोथाइमोल है, ब्लू एंड अल्फा नेप्थलीन है। इन सब सूचक, ये सारे के सारे बेटा क्या सूचक हैं, इन सूचकों को मिला करके एक सूचक बनाया गया जिसका नाम क्या था, कोलथॉफ। और कोलथॉफ कैसा है, स्रावित्रिक सूचक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्रावित्रिक सूचक वे सूचक होते हैं जो विभिन्न सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। यानी विभिन्न सूचकों को मिलाने पर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, स्रावित्रिक सूचक प्राप्त करते हैं। तो ये बेटा डाटा आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो स्रावित्रिक सूचक का मतलब समझ में आ गया। क्या होगा, विभिन्न सूचकों को मिला करके एक सूचक बनाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्रावित्रिक सूचक कहते हैं। और उस स्रावित्रिक सूचक का क्या नाम है, कोलथॉफ। याद रखना, ये पूछा जाता है कि स्रावित्रिक सूचक का नाम क्या, तो आप याद रखिएगा इसका नाम क्या है, कोलथॉफ। क्लियर है, क्या नाम है, कोलथॉफ। और यहाँ पर देखिए अभी स्रावित्रिक सूचक में क्या होगा, अगर लाल रंग आ रहा है जिसका मतलब उस विलयन का सोल्यूशन कैसा होगा, पीएच कितना होगा, 4 होगा। अगर इसी यूनिवर्सल सूचक में, यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर नारंगी रंग प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब विलयन का पीएच कितना है, 5 है। अगर नींबू जैसा पीला रंग मिल रहा है तो कैसा होगा, पीएच 6 होगा। तो इस तरीके से पता लगा लेते हैं। और पीएच अभी आगे पढ़ लेंगे तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, इतनी बात बेटा यहाँ पर समझ में आ गई, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। अभी मैंने कहा था पीएच स्केल के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पीएच पैमाना आया, यानी पीएच स्केल आई। और इस पीएच स्केल को जो जन्म दिया, वो किसने इसको जन्म दिया, तो याद रखना 1909 में। किसमें बेटा, 1909 में एक हमारे डेनिस, कहाँ बेटा, डेनिस के रसायनज्ञ थे। रसायनज्ञ का मतलब केमिस्ट थे। डेनिस के एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम क्या था, तो याद रखना बहुत फेमस नाम है, जिनका नाम था एस पी एल सोरेनसन। क्या नाम था, SPL सोरेनसन। तो यहाँ पर 1909 में अगर आपसे कोई पूछे कि पीएच स्केल पैमाना दिया किसने था, तो SPL सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था, SPL सोरेनसन ने दिया था। SPL सोरेनसन। तो SPL सोरेनसन ने एक पैमाना दिया जिसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पर इन्होंने पीएच जो पैमाना था उसका संकेत क्या रखा, उसका इन्होंने संकेत रखा था पीएच। मतलब इसमें इन्होंने छोटा p यूज किया, स्मॉल p, और उसके ऊपर h लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, तो डेनिस में एक शब्द होता है पोटेंज। डेनिस में क्या होता है, एक शब्द होता है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है बेटा शक्ति। तो वहां से पोटेंज से उठाया किसको, p से, p को उठाया। और h का मतलब बेटा क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन। तो कहीं ना कहीं पीएच स्केल क्या बताती है, यानी सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की, क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए, क्या बेटा, आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने कौन सा स्केल दिया, पीएच स्केल दिया। तो क्यों दिया था सोरेनसन ने, तो याद रखना H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए। तो किसके लिए दिया था, हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या दिया था, पीएच स्केल दिया था। यहां पर पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसका नाम, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा बेटा? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पावर ऑफ बेटा हाइड्रोजन आयन। क्लियर है? क्या हो जाएगी? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पी का मतलब पावर और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने एक पीएच स्केल दिया। अब इन्होंने, ध्यान से मेरी बात सुनना, अब हमें अगर बताना हो कि सर पीएच की परिभाषा क्या होगी, पीएच की परिभाषा, तो पीएच की परिभाषा क्या हो जाएगी? ये तो पीएच स्केल इन्होंने दे दिया, तो इन्होंने पीएच की परिभाषा क्या बताई? इन्होंने बताया कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघु गुणक, क्या कहा? किसी भी विलयन का ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन सांद्रण उस विलयन का बेटा क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। मतलब ये बात बताई कि अगर मैं यहां पर आपको परिभाषा दिखाऊं तो पीएच बराबर इन्होंने बताया माइनस लॉग H प्लस, ये इसकी बेटा क्या होते हैं? डेफिनेशन होती है। यही इसकी क्या है? डेफिनेशन है। अब इसकी डेफिनेशन जरा एक बार समझो, क्या इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो? तो ये आप बताएंगे कि जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यहां पर ये जो डिब्बा बताता है, ये जो बॉक्स लगा, ये किसको दिखा रहा है? सांद्रता को। और इसके अंदर कौन है? H प्लस है, तो H प्लस को क्या कहते हो? हाइड्रोजन आयन कहते हो। तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। और ये माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और लॉग को क्या कहते हैं? लघु गणक। क्या कहेंगे? लघु गणक कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जलीय विलयन क्या बेटा? किसी भी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघु गुणक उस विलयन का बेटा क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो इस तरीके से यहां पर इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कहलाता है बेटा? पीएच कहलाता है। तो इसकी परिभाषा मैं एक बार लिख देता हूं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की, यहां पर देखिए क्या लिखा बेटा? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सही ले। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो इसको कैसे दिखाएंगे? H प्लस से दिखाएंगे। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को किससे दिखाते हैं? H प्लस से। सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन का पीएच कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। तो क्या कह रहा है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगुणक उस विलयन का पीएच कहलाता है। क्लियर है? अब यहां पर अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये बेटा क्या है? स्मॉल p है, ये h है बराबर, ये निगेटिव है तो नीचे चला जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसको लिखा जा सकता है log 1/H प्लस, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इनको डिब्बे में बंद कर लीजिएगा। ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये कहाँ से आया? तो सर ये इसकी परिभाषा से आया है, इसकी परिभाषा से ये आया है। क्लियर है? अब यहाँ पर इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक और बहुत बढ़िया काम किया। इन्होंने एक बात ये भी बता दी कि मान लीजिए ठीक है, इन्होंने बताया कि किसी भी विलयन में, ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि किसी भी विलयन में
अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए, क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बताया किसी भी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए अगर किसी के ऊपर, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर 10 के ऊपर माइनस घात, क्या कहा मैंने, 10 के ऊपर बेटा क्या किया, माइनस घात, ध्यान से सुनिएगा, 10 के ऊपर माइनस घात लगाते हैं, 10 के ऊपर क्या करेंगे, माइनस घात लगाएंगे, तो ये उस विलयन का क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि 10 की पावर -4, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए मैंने 10 की पावर का यूज किया, और पावर कैसी है, नेगेटिव है, इसका मतलब यह हुआ कि उस विलयन का पीएच कितना होगा, 4 होगा। मैंने लगाया 10 की पावर -7, उस विलयन का पीएच कितना होगा, 7 होगा। मैंने लगाया 10 की पावर -11, उस विलयन का पीएच कितना होगा, 11 होगा। मैंने लगाया 10 की पावर -9, उस विलयन का पीएच कितना होगा, 9 होगा। ये बात इन्होंने बताई कि अगर 10 के ऊपर अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता को अगर हम पावर के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो उसके ऊपर जो ऋणात्मक घात लगी होगी वही उसका क्या होगा, पीएच होगा। ये बात भी किसने बताई, सोरेनसन ने बताई। सोरेनसन ने एक बात और बहुत अच्छी बताई थी, जिसको मैं यहाँ पर इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट किया कि नहीं? इन्होंने नहीं नोट किया, चलो मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई। इन्होंने बताया कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मान, ध्यान से सुनिएगा, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर याद रखना, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मान बेटा कितना होता है, 7 होता है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। और अगर किसी का पीएच मान बेटा क्या है, 7 से कम है, इसका मतलब वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो यानी एक बात तो हमें ये पता चल गई कि पीएच स्केल से भी ये पता लगेगा कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है। जबकि हमारे जो इंडिकेटर्स थे ये पूरी तरीके से बात क्लियर नहीं कर पा रहे थे। जैसे हम फिनाफ्थलीन के केस में बात कर रहे थे, तो फिनाफ्थलीन के केस में आप लोगों ने देखा था कि जो उदासीन विलयन होता है वो भी रंगहीन था। बात को समझे रहिएगा, उदासीन विलयन था वो भी क्या था, मतलब एक बार में आप नहीं पता कर पा रहे थे। उदासीन विलयन था वो भी रंगहीन था, अम्लीय विलयन था वो भी रंगहीन था। बात समझ में आ रही है? और जो क्षारीय विलयन होता था वो कैसा हो जाता था, बताओ जरा, कितना याद है, बोलो। क्षारीय विलयन कैसा हो जाता था, कैसा होता था? फिनाफ्थलीन वाला चार्ट बनवाए थे, गधे पढ़ते नहीं हो हैं? क्या लिखा है? तो फिर जब तक ध्यान दे के नहीं पढ़ोगे तब तक यही समस्याएं बनी रहेंगी। ठीक है, तो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो फिनाफ्थलीन के केस में हम एक बार में सूचक से ये नहीं पता कर पा रहे थे कि एग्जैक्ट वो है क्या, पहली बात। तो पीएच स्केल से ये बात क्लियर हो जाती है कि हम एक बार में ही पता कर लेंगे कि वो विलयन कैसा है, उदासीन है कि क्षारीय है कि अम्लीय है, ये बात पता कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि पीएच स्केल का एक और बहुत बढ़िया रोल है, यानी इससे हम अम्ल की प्रबलता या क्षार की प्रबलता को भी पहचान सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए किसी का पीएच मान, देखो जितना ज्यादा, देखो यहां पर समझो मैंने कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो इधर, जितना ज्यादा, जितनी ज्यादा H+ की सांद्रता होगी उतना ही पीएच बेटा क्या होगा, कम होगा। ये एक दूसरे के उल्टा है, समझ लीजिए, बहुत समझने वाली बात है। अगर H+ की सांद्रता ज्यादा है और पीएच बेटा उसका क्या आएगा, कम आएगा, तो जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा बेटा क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय होने की शर्त क्या है, उसमें उतने H+ ज्यादा होंगे, और जिसमें H+ ज्यादा होंगे वही तो ज्यादा अम्लीय होगा। तो अगर H+ ज्यादा होंगे तो सीधा सा मतलब क्या, उसका पीएच कम होगा, और जब पीएच कम होगा मतलब तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। मैं आपको भी बताता हूं, कुछ डिफरेंसेस आपको बताता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से पहले। या फिर यहां पर आप देखिए कि अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि पीएच स्केल का परास कितना है, ये अभी मैं बात करूंगा, परास पे भी बात करूंगा। या एक काम करो, आप इसको नोट करो, फिर हम पीएच स्केल बनवा देते हैं। जल्दी से इसको नोट करो।
बेटा पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। यानी सबसे पहले अगर हम पीएच स्केल की बात कर रहे हैं तो हमने बेसिक बातें पढ़ लिया जो हमें सोरेनसन साहब ने बताई। अब सोरेनसन साहब ने ये बातें बताई तो उन्होंने साथ में एक स्केल भी दिया। स्केल मतलब होता है पटरी। उन्होंने क्या दिया, एक पटरी दे दी। अब उन्होंने एक पटरी जब दी तो कैसी पटरी दी, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए उन्होंने हमें एक पटरी दे दी जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। और ये पटरी का इन्होंने परास कितना दिया, जैसे आपकी स्केल होती कोई 14 सेंटीमीटर की होती है, कोई 25 सेंटीमीटर की स्केल होती है, उसी तरीके से इनकी जो स्केल थी वो 0 से लेके 14 तक था। तो यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने पॉइंट लिया 0, क्या लिया बेटा 0, और यहाँ पर इन्होंने पॉइंट लिया 14। यानी पहला पॉइंट क्या था, 0 था, और इनकी स्केल का अंतिम पॉइंट कितना था, 14 था। और इन्होंने एक मिडिल पॉइंट माना, ये मान लीजिए इसका ये मिडिल पॉइंट है, ये इसका मिडिल पॉइंट, और इस मिडिल पॉइंट को इन्होंने कितना माना बेटा, 7 माना। तो कहीं ना कहीं तो 1 कहीं ना कहीं बेटा ये 0 रहा होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये बेटा 6 है, ठीक है। ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, और ये बेटा 13 है, और ये आपका 14 है। क्लियर है। तो इनके ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, 7 के बाद 8 9 10 11 12 एंड 13। तो यानी इनकी पीएच स्केल का जो परास था वो 0 से लेके बेटा कितना था, 14 तक था। क्लियर है। और इन्होंने एक लाइन ऐसे दर्शाई थी सांद्रता को लेकर के, ऐसे, ये देखिए ऐसे लाइन इन्होंने दर्शाई थी। अब यहां पर इन्होंने लिखा H+ की सांद्रता, क्या लिखा, ये बेटा क्या है, H+ की सांद्रता, ध्यान से सुनिएगा। और इधर इन्होंने लिखा OH- की सांद्रता, क्या लिखा, H+ की सांद्रता, और यहाँ पर OH- की सांद्रता। अब यहाँ पर देखो कि ये जो H+ है यहाँ पर सांद्रता ज्यादा है, और धीरे 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 H+ की सांद्रता क्या हो रही बेटा, कम पड़ती जा रही, कम पड़ती जा रही, कम पड़ती जा रही। लेकिन अब यहाँ पर देखो OH- की सांद्रता है, कम थी, धीरे 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 क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इससे एक बात ये पता चल रहा है कि जब H+ की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, तो विलयन ज्यादा अम्लीय होगा, और धीरे 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 H+ की सांद्रता क्या हो रही, कम हो रही है। तो जब सांद्रता कम हो जाएगी तो विलयन कम अम्लीय होगा। तो भाई एक बात सोचो कि मान लीजिए आपने एक सोल्यूशन लिया है जिसका pH मान 1 है, तो उसमें H+ की भी सांद्रता है और OH- की भी सांद्रता है, दोनों की सांद्रता है, पर सांद्रता ज्यादा किसकी है, H+ की ज्यादा है। H+ इतने भाग में है मान लीजिए, और OH मान लीजिए इतने भाग में है सिर्फ, तो सांद्रता किसकी ज्यादा है, H+ की ज्यादा है, इसलिए वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और यहाँ पर मान लीजिए किसी का pH मान 13 है, तो उसमें OH- की सांद्रता क्या है, ज्यादा, यानी उसमें OH ज्यादा है, लेकिन उसमें क्या H+ कम है। तो जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी विलयन वही गुण तो प्रदर्शित करेगा, तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब इन्होंने बात बताया कि अगर किसी का pH मान बेटा कितना हो, 7 होता है, तो अभी हमने आपको बताया वो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। और 7 के इधर वाले हैं, कुछ भी pH आ जाए वो सोल्यूशन कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। और 7 के इधर वाले जितने भी आ जाएंगे वो सारे के सारे सोल्यूशन कैसे होंगे बेटा, अम्लीय होंगे, यानी एसिडिक होंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब इन्होंने क्या बताया कि जब हम बेटा यहां से यहां से मान लीजिए ये पॉइंट निर्धारित किया, जब ये इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगी, OH- की सांद्रता में बेटा क्या होगी, वृद्धि होगी, किंतु H+ की सांद्रता में क्या होगी बेटा, कमी होगी, है ना। OH की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और H+ की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन जब आप बेटा इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर आएंगे, तो यहां पर क्या होगा, H+ की सांद्रता में बेटा क्या होगी,
वृद्धि होगी, H प्लस की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, किंतु OH माइनस की सांद्रता में क्या होगी मेरे बच्चे, कमी होगी। तो ये पीएच स्केल था, ठीक है, ये हमारा बेटा क्या था, पीएच स्केल था। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। और यहां पर हमने बेटा क्या लिखा है, ये पीएच मान लिखा है, क्लियर है। हमने यहाँ पर ये क्या लिखा बेटा, ये पीएच वैल्यू लिखी, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या दिया था, पीएच स्केल दिया था, ठीक है। अब इस पीएच स्केल बहुत अच्छी स्केल रही है। कैसे, अगर मान लीजिए आपको दो सॉल्यूशन दिए गए, आपसे पूछा गया कि ज्यादा खट्टा कौन है, ज्यादा खट्टा कौन है, या हम सीधा सी बात करें कि ज्यादा अम्लीय कौन है। एक बात ये तो पता चल ही रही थी कि अम्ल और क्षार की तो पहचान कर ही सकते हो। अगर पीएच मान 7 से कम आया तो अम्ल होगा, 7 से ज्यादा आया तो क्षार होगा। लेकिन मान लीजिए दो सोल्यूशन ले लिए इन्होंने, मान लीजिए हमने यहाँ पर दो सोल्यूशन ले लिए, समझना बात को। एक सोल्यूशन ये ए है और दूसरा सोल्यूशन बेटा क्या है, बी है, समझना बात को। ए सोल्यूशन का इसके अंदर हमने सोल्यूशन भर दिया, इसके अंदर हमने बेटा क्या करे, सोल्यूशन भरा। मान लीजिए ए सोल्यूशन का पीएच मान कितना है बेटा, 4 है, और बी सोल्यूशन का बेटा पीएच मान कितना है, 6 है। पहली बात तो देखो, पीएच मान 4 है तो ये भी अम्लीय है, और पीएच मान बेटा क्या है, 6 है, ये भी क्या होगा, अम्लीय होगा। तो जाओ अब हमें ये बताओ कि भैया इसमें ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ये होगा। क्योंकि भाई 7 से अब चलना इधर शुरू करोगे तो 6 तो नजदीक आ जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, और आगे धीरे धीरे बढ़ोगे, 6 पे यहाँ पे सांद्रता कम, धीरे धीरे बढ़ोगे 4 पे तो सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या यहाँ पर एक पॉइंट आप और लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि जब बेटा, ध्यान से सुनना, जब हम बेटा इधर से इधर जाते हैं तो इधर बेटा क्या होती है, अम्लता बढ़ती है, यानी अम्लीय गुण बढ़ता है इधर से इधर जाने पर। और जब हम बेटा इधर से इधर जाते हैं तो इधर क्या बढ़ती है बेटा, क्षारकता बढ़ती है। इधर से इधर जाओगे तो बेटा क्या होगी, क्षारकता आपकी बढ़ेगी, है ना। तो अम्लता बढ़ने का मतलब होता है कि भैया आप इधर जा रहे हैं तो अम्लता, एरो क्या बता रहा, अम्लता, मैं लिख देता हूं, अम्लता बढ़ती है, और इधर जाते हैं तो बेटा क्या होती है, क्षारकता बढ़ती है। आप ऐसा लिख सकते हो अपने समझने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का पीएच मान बेटा कितना, 6 है, और किसी का पीएच मान 4 है तो दोनों अम्लीय, पर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो सर 4 होगा, क्लियर है। अब मान लीजिए एक आपने सोल्यूशन लिया ए, समझिए बात को, और आपने एक सोल्यूशन लिया बेटा बी, आपने एक सोल्यूशन कैसा लिया बेटा, बी, और मैं आपसे पूछूंगा इसका पीएच मान बेटा कितना है, इसका पीएच मान है 8, और इसका पीएच मान बेटा क्या है, मान लीजिए इसका पीएच मान बेटा है 3। मैं पूछूंगा ज्यादा अम्लीय कौन है, तो ज्यादा अम्लीय कौन है, 3, और ये कम, ये तो क्षार हो गया ना, तो इस ये ज्यादा अम्लीय, ये कम अम्लीय। हमने सिर्फ अम्लीय की बात की, हमने ये नहीं कहा कि क्षार क्षार है कौन अम्ल है, हमने ये पूछा ज्यादा अम्लीय कौन है, तो ज्यादा अम्लीय ये है, और ये बेटा क्या हो जाएगा, कम अम्लीय हो जाएगा, क्लियर। अगर मान लीजिए कि कोई सोल्यूशन आपने लिया है ए, सपोज करिए ए सोल्यूशन है, और यहाँ पर H प्लस की जो सांद्रता है वो है 1 × 10⁻⁹, समझे रहना। और आपने एक सोल्यूशन बेटा क्या लिया है, बी, एक सोल्यूशन बी, और इसमें है इसकी सांद्रता 1 × 10⁻⁻⁶। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ कि यहाँ पर ज्यादा 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 अम्लीय कौन है। तो सोरेनसन साहब ने बताया था कि 10 के ऊपर जो पावर लगी होती वही उसका पीएच होता है। तो इसका पीएच कितना हुआ, 6, और इसका पीएच बेटा कितना हुआ, 9, तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो सर बी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रिवर्स करता हूं। क्या रिवर्स करूंगा कि मैं पूछूंगा इसमें ज्यादा क्षारीय कौन है, तो भाई जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वो ज्यादा क्षारीय होगा, तो इसका पीएच मान कितना हो गया, 9, है ना, और इसका पीएच मान कितना है, 6, तो ज्यादा क्षारीय कौन होगा, 9 वाला होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल रही। तो ये कहीं ना कहीं
दो अम्ल हो या दो क्षार हो या अम्ल क्षार हो, अगर दो अम्ल या दो क्षार की अगर हमें प्रबलता ज्ञात करनी, कौन ज्यादा एसिडिक है दो सॉल्यूशंस में, कौन कम एसिडिक है या कोई कम बेसिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, इन सब चीजों का पता हम लोग किस स्केल से लगाते थे बेटा, पीएच स्केल से लगाते थे। तो इसको तैयार कर लेना, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों ने आज जो पढ़ाई की है उसमें हमने सूचक को समझा है। सूचक हमने आपको बताए हैं कौन कौन से सूचक थे। पहली बात, एक मैं आपको रिकैप बता देता हूँ या मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सूचक के बारे में पढ़ा। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में एक रंग जबकि क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं। उसके बाद हमने सूचक के प्रकार देखे, सूचक के टाइप्स देखे, सूचक का क्लासिफिकेशन देखा। तो उसमें हमने प्राकृतिक सूचक देखे, कृत्रिम सूचक देखे, गंधक सूचक देखे, और साथ में हमने श्रावत्तिक सूचक को भी देखा। अब हमें जरा बताइए प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे हल्दी, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, आपका लिटमस पेपर। कृत्रिम सूचक में आप लोगों का मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, ये कृत्रिम सूचक थे। उसके बाद आप लोगों ने देखा गंधक सूचक। गंधक सूचक में आपको कौन कौन सा था बेटा? प्याज के छोटे छोटे टुकड़े थे, लौंग का तेल था, वेनिला, ठीक है। और उसके बाद हम लोग श्रावत्तिक सूचक में देखे तो श्रावत्तिक सूचक का नाम क्या था? कोलथॉफ था। जो वे सूचक जो बहुत सूचकों को मिलाने से सूचक बनते हैं उनको क्या कहते हैं? श्रावत्तिक सूचक कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, फिर हमने एक चार्ट भी बनवाया था कि अगर पीएच इतना आएगा तो ये रंग आएगा, पीएच इतना है तो ये रंग आएगा। किसमें? श्रावत्तिक सूचक में, कि ये रंग आने पर उसका पीएच इतना होगा, ये रंग आने पर उसका पीएच इतना होगा, ये रंग आने पर उस विलयन का पीएच इतना होगा। और जब पीएच पता हो जाएगा तो सोरेनसन दादा के स्केल से हम पता कर लेंगे कि अम्लीय है कि क्षारीय है भाई। है ना? मान लीजिए आपने श्रावत्तिक सूचक डाला, उसमें रंग आ गया, रंग से क्या पता चला? पीएच पता चला, और पीएच से हम सोरेनसन दादा के स्केल को यूज करेंगे और बता देंगे भाई अम्लीय है कि क्षारीय है ना? फिर उसके बाद सोरेनसन आए, पूरा नाम क्या था इनका? एसपीएल सोरेनसन। कब आए? 1909 में आए, और इन्होंने क्या दिया? पीएच स्केल दिया। तो पीएच स्केल क्यों दिया? कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उनको क्या करना था? प्रदर्शित करना था, है ना? और क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी विलयन में जितना ज्यादा H+ की संख्या होगी वो विलयन उतना ज्यादा अम्लीय होता है। इसी बात को सोरेनसन साहब ने क्या किया? एक स्केल के माध्यम से प्रदर्शित किया। बात क्लियर है इतनी? तो ये सब कहानी हम लोगों ने पूरी पढ़ी है। आप घर पे जाइएगा, इसको पूरा पढ़िएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।